हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रमा सर एक बार पुनः आप सभी का आरजी लाइफलाइन क्लासेस की इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक बंधन, अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मन लगा के पढ़ रहे होंगे। निवेदन जानते हैं ना, मोबाइल फोन को हॉरिजॉन्टल मोड पर करके रखना है। चैनल पे नए हैं तो प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस पड़े हैं, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। और प्रकाश चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। प्रकाश में लेंस पढ़ा था। लेंस कितने प्रकार के होते हैं, उनका क्या क्या नाम है, उनकी क्या विशेषता, इन सबको पढ़ लिया था। हम अब आज कंटिन्यू करते हैं लेंस से संबंधित परिभाषाओं की ना। तो बात कर लेते हैं हम। हेडिंग क्या डालेंगे भाई? लेंस से संबंधित परिभाषा। लेंस से संबंधित परिभाषा। हमने आपको बताया था कि जब हम अवतल दर्पण उत्तल दर्पण पढ़ा रहे थे, दर्पण जब पढ़ा रहे थे, मैंने कहा था भाई आप कंसंट्रेट होके पढ़िएगा, क्योंकि जब हम आपको पढ़ाना शुरू करेंगे क्या लेंस, तो आपको अवतल दर्पण वहीं से आपको बिल्कुल एक जैसा लगेगा। तो दर्पण का समानांतर कौन चलता है भाई? तो दर्पण के समानांतर लेंस चलते हैं। तो यहाँ से आपको नोट करके रखना चाहिए था। तो चलो बात कर लेते हैं हम लेंस से संबंधित परिभाषाओं की। तो हम बना लेते हैं भाई, ये बना लिया उत्तल लेंस, ये मुख्य अक्ष, ये है प्रकाशी केंद्र। क्या भैया? प्रकाशी केंद्र। किससे डिनोट करते हो? तो ओ से डिनोट करते हैं। किससे? ओ से डिनोट करते हैं। और क्या? चलो अच्छा, इसका नाम तो लिख दिया, ठीक ही है। आगे बात करें हम, तो और क्या क्या होते हैं इसमें। इसका नाम क्या है भैया? तो इसका नाम है मुख्य अक्ष। जो वहां पे था वही यहाँ पर भी है। ऐसा कुछ नहीं है कि इन दोनों में अलग अलग हो जाए। मुख्य अक्ष, इसमें भी फोकस बिंदु होगा एफ ना। क्या भैया? एफ क्या नाम है? फोकस बिंदु। इसमें भी एक क्या होती है भाई? वक्रता त्रिज्या C1। बस अभी लिखता हूं ऐसे पहचानने के लिए आप। वक्रता केंद्र इसमें भी है। क्या भाई? वक्रता वक्रता केंद्र किससे डिनोट करते हैं? तो C1 C2 से डिनोट करते हैं वक्रता केंद्र को। C1 C2 डिनोट करते हैं फोकस बिंदु को। F1 या फिर F और F1 से डिनोट करते हैं। F और ये F है, ये F1 होगा। तो F और F1 से डिनोट करते हैं, या फिर आप F1 F2 लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। F1 और F2 से डिनोट करते हैं फोकस बिंदु, क्योंकि दोनों तरफ इसका परावर्तक पृष्ठ होता है, इधर भी और इधर भी। इधर से प्रकाश चलेगा तो इस पे जाए मिलेगा मुख्य अक्ष, इधर से चलेगा तो यहाँ से। तो भाषा यहाँ तक आप इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे। तो यही प्रक्रिया किस में बनता है भाई? तो यही सेम प्रक्रिया बनती है किस पे? तो ये सेम प्रक्रिया बनती है यही इस दर्पण पे भी, वही सब कुछ होता है। यहाँ पे होगा C1, यहाँ पे होगा F1, यहाँ पे होगा C2, सॉरी F2, यहाँ पे होगा C2, यहाँ पे O प्रकाशी केंद्र मुख्य अक्ष, दोनों के लिए वही सेम प्रक्रिया होगी। तो अब आपको क्या करना है, एक एक की परिभाषा लिखना और समझ लेना है। तो कैसे लिखेंगे इनकी परिभाषा? आइए चलिए बात कर लेते हैं हम एक एक की परिभाषाओं की। तो हम सबसे पहले बात कर लें किसका भाई? तो मुख्य अक्ष की बात कर लें। किसकी? मुख्य अक्ष की बात कर लें। मुख्य अक्ष क्या है? तो मुख्य अक्ष क्या है? आपने दर्पण में मुख्य अक्ष की परिभाषा क्या लिखी थी? अगर आप नोट्स लेकर बैठे हो तो जिसमें लिख रहे होंगे तो आप नोट्स बना ही रहेंगे। तो जरा पन्ना पलट लीजिए और पन्ना पलट के आप देखिए क्या लिखा है आपने इसकी परिभाषा।
तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, समझ में आ गई होगी, पन्ना पलट लिया तो कुछ नहीं करना। ऐसी रेखा जो वक्रता केंद्र तथा प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती है उसे हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। लिख लो आप, क्या लिखोगे भैया? ऐसी प्रकाश किरण या रेखा जो वक्रता केंद्र, पुस्तक में लिख लेना C1, C2 तथा प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। तो यहां से आप नोट कर लें मुख्य अक्ष की परिभाषा। बात समझ गए? तो जब आपने मुख्य अक्ष की परिभाषा नोट कर ली तो अब आपसे पूछे भैया वक्रता केंद्र क्या है? तो आपने देखा था ना वक्रता केंद्र दर्पण में, जरा यहां से कोरिलेट करिएगा, ये यहाँ पे C था, यहाँ पे F, वक्रता केंद्र किससे कहते हैं? तो आपने लिखा था गोली दर्पण के वक्र बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं, यही तो लिखा था ना। तो सेम परिभाषा यहाँ पर भी वही परिभाषा रिपीट होगी, बस यहाँ पे दर्पण नहीं लग के यहाँ पे लेंस लगेगा, क्योंकि हम लेंस की परिभाषा लिख रहे हैं। तो बात आपने कोरिलेट तो कर ही लिया होगा, तो क्या लिखोगे, कैसी परिभाषा लिखोगे? तो परिभाषा जब आपसे पूछे वक्रता केंद्र की, तो यहां से मैं लिखता हूं, जरा देखना वक्रता केंद्र की परिभाषा। ये वक्रता केंद्र यहाँ पे लिखता हूं मैं, क्या लिखेंगे भैया? गोली लेंस के केंद्र बिंदु को ना, ये क्योंकि गोली ही लेंस होगा तो ऐसे बनाओगे पूरा गोली लेंस होगा। गोली लेंस के केंद्र बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। यहां से नोट कर रहे, जिसे हम C1 C2 डिनोट करते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो आशा है कि ये आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना, गोली लेंस के केंद्र बिंदु को, क्यों? क्योंकि देखो जब आप इसको डॉट करके ऐसे ये बनाओगे तो ये एक वृत्त तो बनेगा ना, ये गोला जैसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? इसका केंद्र बिंदु यही है। तो गोली लेंस के केंद्र बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं। यहां से आप इनकी बात तो समझ ही गए होंगे, आशा है। और इसे C1 C2 से तो डिनोट करते ही करते हैं, लेकिन जब हम इनकी बात करते हैं तो हम इन्हें 2F1 और इन्हें 2F2 से डिनोट करेंगे। जो यहाँ पे C1 होगा, यहाँ पे C2 होगा, आगे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं क्या भैया, इसे हम 2F1 2F2 से व्यक्त करते हैं, यहां से इसे भी नोट करके रखना। C1 को क्या लिखते हैं? तो लिखते हैं भैया 2F1, और यहाँ पे जो C2 है ना, C2 को क्या लिखते हैं भैया? तो याद रखना C2 को लिखते हैं 2F2, और यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे है F1, और यहाँ पे क्या है भैया? F2। तो यहां से आप इसे नोट करके रख सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलें, आगे बात करें ना, आगे बात करें हम किस की परिभाषा। तो हमने दो परिभाषा देखी, एक मुख्य अक्ष की देखी भाई, एक वक्रता केंद्र की देख ली। आगे बात करें अगर हम, तो इसे मिटाएं, तो इसको मिटाने के बाद अगर हम आगे बात कर लें किसकी भैया, क्योंकि जगह होनी चाहिए ताकि आपको समझ में आए, इसलिए तो थोड़ा सा मिटाते हैं हम इसको और बात करते हैं हम अगली परिभाषा की। तो वक्रता केंद्र तो हो गया, वक्रता केंद्र की परिभाषा हो गई, मुख्य अक्ष की परिभाषा हो गई। चलिए हेडिंग डालिएगा, प्रकाशिक केंद्र।
बस कुछ नहीं, लेंस का वह भाग जिससे प्रकाश किरण ना आर पार हो जाती हैं, कोष्टक में लिख दीजिएगा, वापस लौट कर ना आए ना, उसे उसे क्या कहते हैं भाई? प्रकाशिक प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। और जिसे आप किससे डिनोट करते हो? तो ओ से व्यक्त करते हैं। यहां से इसकी परिभाषा लिख लो। बात कर लें हम फोकस बिंदु की। किसकी बात कर लें भैया? फोकस बिंदु की। तो यहां से एक परिभाषा और निकल के आती है, फोकस बिंदु। तो बड़ी सिंपल सी बात है, फोकस बिंदु की क्या है कि प्रकाश किरण के समांतर ना, ये प्रकाश किरण चलती हैं मुख्य अक्ष के समांतर, तो अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर होके जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। तो प्रकाश मुख्य अक्ष के चलने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे फोकस बिंदु कहते हैं। फोकस बिंदु कहते हैं ना। यहां से देखना, उसे क्या कहते हैं भैया? फोकस बिंदु कहते हैं, जिसे F1 F2 से व्यक्त करते हैं। यहां से आप नोट करके रखना, जिसे क्या कहते हैं भाई? F1 F2 से व्यक्त करते हैं, तो ये फोकस बिंदु है। और फोकस बिंदु की परिभाषा देखो, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण। अभी हम देखेंगे, ये देखो, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर होकर जाती हैं, या फिर जिस बिंदु पर होकर जाती हैं, या बिंदु पर होगा, अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे फोकस बिंदु कहते हैं। तो ठीक है, जिसे हम F1 F2 से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से बस इतनी परिभाषाएं थी। बाकी बनता है कि फोकस दूरी किसे कहते हैं और वक्रता त्रिज्या। तो इनकी परिभाषा बड़ी सिंपल है। तो आप लिखोगे प्रकाशीय केंद्र से लेकर के फोकस दूरी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र से लेकर के फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं ना। तो यहां से आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। तो चलिए इसे मिटाते हैं। यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको कंटेंट बिल्कुल समझ में आ रहे होंगे। चलिए देखिएगा, हम अभी लिखना हमें फोकस दूरी की परिभाषा। तो बड़ी सिंपल सी बात है, दो चित्र के माध्यम से बना रहा हूं, चित्र से समझ लेना। और चित्र से जैसे ही आप समझ लोगे, फिर इसके बाद आपका पूरा का पूरा सस्पेंस ही दूर हो जाएगा। ये भैया बनाया मैंने कौन सा लेंस है? तो उत्तल लेंस। ये बना दिया भाई कौन सा लेंस? तो कहोगे सर ये तो अवतल लेंस है। चलो यहां तक तो आपको समझ में आया। और ये मुख्य अक्ष है, इनके लिए भी क्या है? मुख्य अक्ष है ना। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, इसके ये फोकस तल यहाँ पे इसके मध्य बिंदु होता है, इसे याद रखना। और इसका भी मिड पॉइंट होगा
और जो किरणें मुड़ेंगी तो यहीं से मुड़ेंगी। अपवर्तन तो जिस बिंदु पर होकर जाएंगी, ये प्रकाश किरण चली जिस बिंदु से होकर जाएगी, ये प्रकाश किरण चली जिस बिंदु से होकर जाएगी, और ये प्रकाश किरण चली जिस बिंदु से होकर जाती है, और ये मुख्य ना, ये क्या है भाई, मुख्य अक्ष रेखा है। ये प्रकाश किरण चल रही है भैया, और ये अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आके मिलती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं यफ। क्या कहते हैं, यफ मतलब फोकस बिंदु। तो ये है प्रकाशी केंद्र। तो फोकस दूरी क्या है, तो फोकस दूरी है भैया प्रकाशी केंद्र से लेकर के, प्रकाशी केंद्र से लेकर के कहाँ तक की दूरी, फोकस बिंदु की दूरी को क्या कहते हो, फोकस दूरी कहते हो। अब देखो जो आपने लिखा था फोकस बिंदु की परिभाषा, ये तो मिलती हुई ना, मिलती हुई फोकस बिंदु पर आकर मिल रही है, और इसमें क्या होगा, मिलती हुई प्रतीत होती है। ये प्रकाश किरण गई अपवर्तन के पश्चात ये निकल गई सीधे, ये प्रकाश किरण गई अपवर्तन के पश्चात ये निकल गई, ये प्रकाश किरण गई अपवर्तन के पश्चात ये निकल गई, ये प्रकाश किरण गई अपवर्तन के पश्चात ये निकल गई। तो ये जा रही है देखो इधर से, और ये सीधे निकल जा रही है, देख रहे हैं। अब इनको क्या करना है भाई, हम कल्पना कर सकते हैं डॉटेड करके, हो सकता है कि ये यहाँ पे आके मिले, हो सकता है कि ये यहाँ के मिले, हो सकता है यहाँ पे आके मिले, हो सकता है कि यहाँ, ये तीनों यानी कि ये चारों किरण यहाँ पे आके मिल रही हैं, ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो इसका फोकस बिंदु तो यहाँ पे बनेगा ना, और इसका नाम क्या है भैया, तो इसका नाम है F2, और इसका भी नाम क्या है, फोकस बिंदु। और ये क्या है भैया, प्रकाशी केंद्र, प्रकाशी केंद्र O क्या है ये, तो आपको तुरंत पता होना चाहिए भाई सर प्रकाशी केंद्र। तो प्रकाशी केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। यहीं कहीं क्या होता है, वक्रता केंद्र, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, तो 2F1 से। तो ये नाम है इसका क्या भाई, वक्रता केंद्र। अब जरा देखो, वक्रता केंद्र से लेकर के प्रकाशी केंद्र की बीच की दूरी क्या कहलाएगी, वक्रता केंद्र से लेकर के प्रकाशी केंद्र के बीच की दूरी कहलाएगी भैया वक्रता त्रिज्या, ये तो कहलाएगी ना। इसमें भी वही प्रक्रिया, यहीं कहीं पे तो यहाँ पर भी होगा। मान लो सपोज दैट यहाँ पे है भाई 2F1, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या। तो क्या लिखोगे, प्रकाशी केंद्र से लेकर के वक्रता केंद्र की बीच की दूरी को क्या कहते हैं, ये बीच की दूरी आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये बीच की दूरी यहाँ पे ये कहलाती है भैया वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ से आप इसे नोट कर लें। तो आशा है अब आपको बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। और ये बात याद रखना, दूरी सदैव, ये विशेषता हमेशा याद रखना, दूरी सदैव प्रकाशी केंद्र से मापी जाएगी, केंद्र से मापी जाती है। उसमें किससे मापते थे, दर्पण में ध्रुव से। यहाँ पे किससे मापेंगे, प्रकाशी केंद्र में। और दूसरी प्रकाश की दिशा में, प्रकाश की दिशा में। अगर आप दूरी प्रकाश की दिशा में माप रहे हैं तो वो दूरी कैसी होगी भाई, प्रकाश की दिशा में हम होंगे धनात्मक। वो कैसा होगा भाई, धनात्मक। अगर आप उसके विपरीत रहे, प्रकाश के विपरीत रहे, तो क्या होंगे, तो दूरी, चाहे वो फोकस दूरी हो, चाहे वो वस्तु हो, कुछ भी हो, वो होगा ऋणात्मक। तो यहाँ से ये बात को नोट रखो, जब हम इनकी चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे तो यहाँ इनका बड़ा रोल होगा। जैसे देखो समझ लो, यहाँ पे वस्तु रखी गई है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर बाद में चर्चा करेंगे। ये ऑब्जेक्ट रखा गया है और प्रकाश की दिशा क्या है, इधर, और इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, ये प्रतिबिंब बन रहा है। तो प्रकाश भी इधर ही तो चल रहा है,
और हम प्रकाशीय केंद्र से मापना शुरू करेंगे। तो प्रकाशीय केंद्र से जब आप मापोगे तो इधर ही तो माप रहे हैं, जिस तरफ प्रकाश जा रहा है प्रकाश की दिशा में ही तो माप रहे हैं हम आप। तो जब आप प्रकाश की दिशा में मापेंगे तो वो फोकस कैसा होगा, प्लस में होगा। तो यानी कि फोकस दूरी कैसी होगी, पॉजिटिव। और इसमें क्या है कि प्रकाश की दिशा तो है इधर, प्रकाशीय केंद्र ये है। अब प्रकाशीय केंद्र से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो आप जब मापोगे तो उल्टा मापोगे, इनके लिए फोकस कैसा होगा, फोकस दूरी कैसी होगी, इनकी फोकस दूरी होगी निगेटिव और इनकी फोकस दूरी कैसी होगी, पॉजिटिव। और ये लेंस कौन से हैं, तो ये है उत्तल लेंस। कौन से लेंस है भैया, उत्तल लेंस। और ये कौन से हैं, तो ये हैं अवतल लेंस। तो हम जब चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे तो वहां इन सब के बारे में चर्चा हम आपसे करेंगे। तो आशा है, उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा ना। तो चित्र के माध्यम से समझें आप, ताकि आपका कॉन्सेप्ट हमेशा बिल्कुल एकदम स्ट्रांग रहे। मेरी कोशिश यही है ना। क्यों, क्योंकि आप समझ लेंगे ना तो भूलेंगे नहीं। विज्ञान तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि विज्ञान समझ में है, रटोगे तो भूल जाओगे, ये कंफर्म है ना। तो रटना नहीं है, समझ लेना है। अब आपसे कोई फोकस दूरी पूछेगा तो तुरंत आप क्या करो, एक फट से चित्र खींचो। नहीं याद है परिभाषा, कोई बात नहीं, एक चित्र बनाओ। चित्र बनाओगे तो आप अपने आप समझ में आ जाएगा। प्रकाशीय केंद्र से फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। वक्रता, प्रकाशीय केंद्र से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दूरी सदैव प्रकाशीय केंद्र से मापी जाएगी। दूरी जो हो गई वो हमेशा प्रकाशीय केंद्र से ही मापी जाएगी, चाहे आप इधर मापोगे चाहे आप इधर मापोगे। और प्रकाश की दिशा में चलोगे तो धनात्मक, धारा के दिशा में चलोगे तो धनात्मक, धारा के विपरीत चलोगे तो ऋणात्मक। तो आई होप, आशा है कि आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा भेजे गए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास आए और आप अपनी सफलता को बहुत अच्छे कड़ी के साथ सुनिश्चित कर सकें। ठीक है, तो चलिए आगे हम क्लास को अपने कंटिन्यू करते हैं। तो आगे बात कर लेते हैं भैया हम किसकी, उत्तल लेंस पर प्रतिबिंब का बनना। किसकी बात करते हैं, उत्तल लेंस पर प्रतिबिंब का बनना। बड़े सिंपल भाषाओं में मैं आपको समझा दूं। हमने दर्पण को पढ़ा है ना, तो दर्पण का कॉन्सेप्ट हमेशा आप याद रखो, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगेगा और कुछ इनमें अलग से कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगता है ना। इस बात को आप ध्यान में रखें, ठीक। तो चलिए भाई बात कर लेते हैं हम उत्तल लेंस पर प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस पर प्रतिबिंब का बनना, तो आपको बताया था मैंने, अगर आप उत्तल लेंस पढ़ रहे हो तो इसका मतलब आपको हमेशा याद हो जाना चाहिए, आपके दिमाग में तुरंत एक ग्राफ बने कि उत्तल लेंस पढ़ रहे हैं तो मतलब हम अवतल दर्पण पढ़ रहे हैं। तो जरा फट से बताना कि ये अवतल दर्पण जो होता है इस पे कुल कितने प्रतिबिंब बनते हैं। तो आप कहोगे सर 6 बनते हैं। कुल प्रतिबिंबों की संख्या कितनी बनती है, 6 बनती है। और जो जो नेचर इनका है वही वही नेचर इनका है, बस और अंतर कुछ नहीं है। तो चलो देखो जरा, ये बनाया भाई, ये बनाया मैंने उत्तल लेंस, ये रहा प्रकाशीय मुख्य अक्ष, ये प्रकाशीय केंद्र O। समझना जरा ना, यहाँ पे जब आप क्या करते हो, प्रकाश किरण को डालते हो, ये एक प्रकाश किरण गई परावर्तन के पश्चात जहां से मिली, जहां पे ये प्रकाश किरण गई परावर्तन नहीं अपवर्तन के पश्चात जहां पे मिली, इसका नाम क्या लिखते हो भाई, F ना। तो यही घटना अभी चित्र से समझ लो ताकि बाद में मिटाए हम। यही घटना, ये जरूरी नहीं है कि प्रकाश किरण इधर से ही आए, ये प्रकाशीय केंद्र O है, प्रकाश किरण इधर से भी आ सकती है, प्रकाश किरण इधर से भी, सॉरी ये मैंने बताया ये जरूरी नहीं है कि प्रकाश किरण इधर से ही आए। परावर्तक पृष्ठ इनके पास दोनों तरफ है अपवर्तन का, तो ये इधर से भी आए। तो इसका नाम होता है भाई, हम रख लेते हैं इसका नाम F1 और इसका नाम रख देते हैं F2।
क्या नाम रख देते हैं, F1 F2। हालांकि ये भी फोकस बिंदु है और ये भी फोकस बिंदु है। क्यों? क्योंकि देखो ये दो गोलीय लेंस के बनेंगे, ये जब भी बनेंगे एक गोला और ये दूसरा, देख रहे हो ना, ये दो गोला को काटकर लेंस बनाया जाता है। तो जब दो गोला को आप काटकर लेंस बनाएंगे तो इसमें दो क्या होंगे, दो केंद्र भी तो होंगे। एक केंद्र जिसे आप यहाँ पे लिखते हो C1 और इसका दूसरा केंद्र क्या होगा भैया, जो लिखा जाता है C2। लेकिन हम यहाँ पे क्या लिखते हैं इनका नाम, तो चलो यहाँ पे F2 हो गया, यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं भैया, F1 ना। और वक्रता केंद्र को हम लिखते हैं 2F1 और यहाँ पे वक्रता केंद्र एक बनेगा जिसका नाम लिखा जाएगा 2F2। आशा है कि ये आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ रहा होगा ना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, कोई समस्या ना आए, कोई परेशानी ना हो समझने में, इसलिए ना हम आपको लिख दिया। अच्छा, अगर आपसे बात करें तो यहाँ हम इसको C1 भी लिख सकते हैं, ऊपर C2 लिख दें ताकि आप हमेशा समझ सकें। तो ये चित्र के माध्यम से आपने समझ लिया ना कि F1 F2 क्यों इधर होता है और C1 C2 क्यों होता है दोनों तरफ, क्योंकि प्रकाश किरण इधर से भी आ सकती है, इधर से आ सकती है। ये वृत्त बनेगा तो इसका भी केंद्र होगा, ये वृत्त बनेगा तो इसका केंद्र होगा। ये है C1, ये है C2। हम इसे F2 F1 2F1 और 2F2 से डिनोट करते हैं। बात समझ गए? तो आगे अगर हम बात करें इसको मिटा करके अब कि इनमें प्रतिबिंब बनते कैसे हैं, तो जरा देखिएगा। ये अब आपने चित्र के माध्यम से समझ लिया। अच्छा, यही घटना भैया अवतल लेंस में भी होगी। तो चलिए देखिए, हम चित्र के माध्यम से बिल्कुल बखूबी समझाने की कोशिश करेंगे आपको, क्योंकि हम सोचते हैं कि चित्र के माध्यम से जितना समझ में आ जाएगा ना उतना ही बेहतर होगा, रटने से नहीं मजा आता है यार। ये मुख्य अक्ष हो गया ना। आपने कहा सर यहाँ पे रखा जाता है C1 और जिसका नाम क्या है 2F1 ना, और यहाँ पे क्या भैया F1, यहाँ पे क्या है तो F2 और यहाँ पे क्या है तो 2F2, क्या भैया 2F2। और ये थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, इनको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, ये हो जाएगा अनंत और ये भी क्या हो जाएगा अनंत। जरा आप याद करो अवतल दर्पण को, ये मुख्य अक्ष खींचा जाता है, यहाँ पे ध्रुव होता है, ये प्रकाशीय केंद्र है O और ये अनंत था, यहाँ पे F था और यहाँ पे क्या था भैया वक्रता केंद्र C और यहाँ पे F। एक लिखा था, दो लिखा था, तीन लिखा था, चार लिखा था, पांच लिखा था, 6 और 6 को हमने कर दिया था दर्पण के पीछे। क्या किया था, दर्पण के पीछे किया था। तो सेम कंडीशन इसमें भी बनती है, बस यही है। देखो अब करोगे क्या, जब वस्तु को आप यहां तक इस ग्राफ से माध्यम से समझ लिए हो ना, तो ऊपर की स्थिति को मिटाते हैं, ऊपर की स्थिति को मिटा देते हैं ताकि आप एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट को समझकर चलें, आपको तनिक भी दिक्कत ना आए, हमें चित्र भी बनाने में और आपको समझने में भी। ऊपर की कॉन्सेप्ट को कौन सा मिटाते हैं, बस इतना सा कॉन्सेप्ट, ये जो मैंने तीर तीर बनाई थी इन सभी को हम मिटा देते हैं। इसलिए मिटा देते हैं ताकि आपको हम अच्छे से बखूबी बहुत आराम से समझा सकें। ये दर्पण खींच दिया, प्रकाशीय केंद्र, यहाँ पे क्या है भैया, तो तुरंत कहोगे सर यहाँ पे F1 है, यहाँ पे बताओगे 2F1 है और इसे थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया तो आप कहोगे अनंत है सर। यहाँ पे क्या है भैया, तो कहोगे सर F2 है और ये थोड़ा सा आगे गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुरंत कहोगे सर 2F2 है और आगे बढ़ा दिया तो कह दोगे अनंत हो गया। यही प्रक्रिया होती है ना। तो चलो देखो, अब हम इनको थोड़ा सा छोटा छोटा लिख देते हैं ताकि ऊपर से आप समझते रहो, बस पॉइंट को देखते रहो, पॉइंट से आपको समझ में आ जाएगा। ये है भैया 2F2, ये है F1, ये है F2, ये है 2F2। जब वस्तु, यहां से समझना, जब वस्तु रखोगे आप अनंत पे ना,
जब वस्तु हम कहाँ पे रखेंगे भैया, जब वस्तु रखेंगे हम अनंत पे, जब वस्तु रखेंगे अनंत पे, देख रहे हैं ना, वस्तु जब रख रहे हैं अनंत पे, सीधे सीधे पे रखेंगे ताकि आप हमेशा समझ सको। जब वस्तु आप अनंत पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अगर आप गिनती लिखोगे तो 1 ना, फिर यहाँ पे आएगा क्या भैया 2, फिर ये आएगा 3, यहाँ पे आएगा 4, ये आ जाएगा 5 और यहाँ पे 6, 6 चला जाएगा ऊपर, 6 ऊपर चला जाएगा, उल्टी गिनते लिखने शुरू कर दो, 5 3 2 फिर 1, इस तरह से। तो जब आप वस्तु रखोगे अनंत पे तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा भैया, ये ऊपर हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं क्या F2 और यहाँ पे लिख देते हैं 2F2। जब वस्तु रखोगे अनंत पे तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा भैया, फोकस पे बनेगा। जब वस्तु आप कहाँ पे रखोगे, तो जब आप वस्तु रखोगे कहाँ पे, 2 पॉइंट पे, यानी कि वस्तु कहाँ पे रखोगे भैया, दूसरे पॉइंट पर, ये यहाँ पे अनंत और 2F2 के बीच में, जब वस्तु अनंत और 2F2 के बीच में रखोगे तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पे भाई, तो F2 और 2F2 के बीच में, कहाँ पे बनेगा, ये F1 है, 2F2 के बीच में। जैसे ही आप वस्तु को कहाँ पे रखोगे भैया, 2F2 पर, किस पे भैया, 2F1 पर रखोगे तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, 2F2 पर बनेगा, कहाँ पे बनेगा, 2F2 पर बनेगा, सेम सेम पॉइंट पे, वक्रता केंद्र पर रखे हो, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बन रहा, ठीक। अब जब आप क्या करोगे, वस्तु को कहाँ पे रखोगे, जब आप रखोगे वस्तु को 2F1 और F1 के बीच में तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा भैया, तो प्रतिबिंब बनेगा, हमेशा याद रखना प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2F2 और अनंत के बीच में। जैसे ही आप वस्तु को रखोगे कहाँ पे भाई, वस्तु को रखोगे आप F1 पे तो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पे, तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पे। और आप एक कदम आगे खिसके, जब आप वस्तु कहाँ पे रख देंगे भैया, कहाँ पे रख रहे हैं वस्तु, जब आप वस्तु रखेंगे F1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच तो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे और बनेगा अनंत पे, सीधा बनेगा, बड़ा बनेगा ना, कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, बनेगा कहाँ भाई, तो प्रतिबिंब बनेगा ये अनंत, यहाँ पे ये प्रतिबिंब बनेगा अनंत पे और कैसा बनेगा, तो बनेगा सीधा, और सीधा है तो कैसा होगा, आभासी, या इसी का एक नाम और है काल्पनिक, क्या नाम है इसी का, काल्पनिक। ये इसकी 6ठे नंबर की स्थिति, यहाँ पे 6 लिख देता हूं मैं ताकि आप हमेशा समझ के रखें, ये 6 और ये प्रतिबिंब नंबर 6 है। तो हमेशा याद रखना, जब F1 यानी कि फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच, यानी कि F1 और प्रकाशीय केंद्र O के बीच वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा भैया, प्रतिबिंब बनेगा अनंत पे, वो भी कैसा बनेगा, सीधा और काल्पनिक बनेगा। बाकी सभी स्थितियों में आप देखें तो प्रतिबिंब की स्थिति देखें भाई, ये देखो सबसे बड़ी वस्तु थी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, प्रतिबिंब सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो आप अगर इनका देखो वरीयता क्रम देखो, वस्तु जब आप खूब बहुत बड़ी लिए अनंत पे रखे थे, वस्तु बहुत बड़ी थी, प्रतिबिंब क्या हो गया, छोटा, और ये दिख कैसा रहा है, तो दिख रहा है उल्टा, और उल्टा होगा तो कैसा होगा, वास्तविक ना। तो बात आप कॉन्सेप्ट समझ गए, आशा है कि ये आपको जादूगरी जो मेरा है वो आपको समझ में आया होगा कि कैसे। अब आप जब आपसे ये चित्र देख लोगे तो आपसे कोई पूछेगा तो बता लोगे ना, बता पाओगे कि नहीं, चलो देखो बहुत आराम से बता लोगे। यहीं पे 6 स्थिति की बात हम लिखते हैं, सभी 6 के 6 स्थिति के बाद हम यहीं इतने में लिखने की कोशिश करता हूं। 6 कॉलम बना देते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 ना।
बड़ा बना है, चलो दिखेगा। मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड पे करके रखोगे ना, जैसे फुल स्क्रीन पे, तो आपको दिखेगा। थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर लेना, हाई पे कर देना, तो विजुअल हो जाएगा। हम सोच रहे हैं कि मिटाना ना पड़े और यहीं पे हम आप समझ लें। देखो यहाँ पे लिखेंगे भैया वस्तु की स्थिति, क्या लिखेंगे, चलो मिटा ही देते हैं, ज्यादा बेहतर होगा ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। हम एडजस्ट करते हैं। क्या लिखेंगे भैया, लिखेंगे वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति। वस्तु की स्थिति के बाद फिर क्या लिखा जाता है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। और प्रतिबिंब की स्थिति के बाद फिर क्या डालते हैं भाई, अगला कॉलम होता है आकार का, या फिर क्या लिखा जाता है इसी को, साइज। अगला जो हमारा या करके होता है ये अवलिक। अगला जो विकल्प होता है वो होती है प्रकृति ना। तो यहां से इनको नोट करके हमें रखना है, ये इतने हमें डब्बे में बना के रखना है। क्या है, पहले आपको बताना है वस्तु की स्थिति, फिर प्रतिबिंब की स्थिति, फिर आकार या साइज, फिर उनकी प्रकृति कैसी होती है, इनके बारे में हमें चर्चा कर लेनी है। ठीक है, तो यहां से आप इनको नोट करके रखें। चलिए पहली स्थिति में देखो आप, वस्तु कहाँ पे रखे हो, अनंत पे। तो वस्तु कहाँ पे रखे हो, अनंत पे। वस्तु है अनंत पे, ये है वस्तु, ऊपर सब रखी गई है, और यहाँ पे क्या बना है, तो प्रतिबिंब सब ये। तो वस्तु रखे हो आप अनंत पे, प्रतिबिंब कहाँ पे बना, F2 पे, तो लिख दो प्रतिबिंब F2 पे बना है। आकार कैसा है, तो वस्तु तो बहुत बड़ा है, ये वस्तु से छोटा बनता है, तो यहाँ पे लिखेंगे अत्यंत छोटा। क्या लिखेंगे भैया, अत्यंत छोटा। प्रकृति कैसी है, ये देखो ऊपर है सीधा, ये कैसा है, उल्टा। तो अगर ये उल्टा होगा तो उल्टा का मूल भाव क्या होता है, वास्तविक। उल्टा का मूल भाव क्या होता है भैया, वास्तविक। तो यहां से इसे आप नोट करके रखें ना, इसको क्या करना है आपको, नोट करके रखना है, वास्तविक। पहली स्थिति बन गई। अब जरा देखो ये क्या है भाई, तो यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे लिखेंगे पहली स्थिति, ये लाइन खींच दिया मैंने, पहली स्थिति को बंद कर दिया। अब बात कर लेते हैं दूसरी स्थिति। इसकी स्थिति की बात करते हैं भाई, दूसरी स्थिति। वस्तु को आपने एक कदम आगे किया, कहां पे, तो किन के बीच वस्तु आ गई, तो कहोगे सर अनंत और 2F1 के बीच, अनंत और 2F1 के बीच ये वस्तु है। तो एक कदम इसको पीछे खिसकाओ, तो यहां पे पहुंच गई। तो कहोगे सर F2 और 2F2 के बीच ना, F2 और 2F2 के बीच प्रतिबिंब बन रहा है। कैसा बनेगा, इससे तो बड़ा ही है, तो यहाँ पे लिख दो छोटा। कैसा बनेगा भैया, तो इससे तो बड़ा ही है, तो इसलिए लिख दो छोटा। और ये उल्टा ही बना है, वास्तविक ही बना है। ये दूसरी स्थिति हो गई। अब बात कर लेते हैं तीसरी स्थिति की। तो आप, ये पहली स्थिति हो गई हमारी, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी स्थिति है। वस्तु को कहाँ पे रखा गया है, तुरंत बताओ। कहोगे सर वस्तु को रखा गया है 2F1 पर। किस पे रखा गया है, 2F1 पर। तो जरा देखो, पहला दूसरा तीसरे नंबर पे रखे हो 2F1 पर, तो तीसरा नंबर किस पे है, तो कहोगे सर 2F2 पर है। किस पे है, 2F2 पर है। कैसा है, तो अगर ये 2F1 पर है, ये भी 2F2 पर है, दोनों वृत्त का केंद्र है, तो किस अवस्था में होगा ये, बराबर। दर्पण में भी वक्रता केंद्र मैंने कहा था ना, दर्पण को समझ लो, लेंस बहुत आसान हो जाएगा। आगे बात करें हम, ये तो आपने 3 को समझ लिया ना। अब चौथी स्थिति की बात कर लें। तो चौथी स्थिति में मिटाता हूं यहाँ पे तीनों, फिर यहां से लिखना शुरू करता हूं, जरा ध्यान से देखना, क्योंकि अच्छा पहली स्थिति, दूसरी, तीसरी। अब देखो चौथी स्थिति की बात करूं, आ जाएगा। चलिए चौथी स्थिति की बात कर लूं मैं, तो यहां से आपको नोट करके रखना है। और पांचवी स्थिति की बात कर लो, दिख रहा है, हमें तो लग रहा नहीं दिख रहा होगा, चलो छोड़ो। चौथी स्थिति, यहीं से हम इसको मिटाकर थोड़ा सा क्या करते हैं, ये ऑप्शन मिटाते हैं, इधर लिख लें। चलो इधर ही लिख लेते हैं, ज्यादा ठीक होगा।
ना। चलो चौथी स्थिति देखो आप। चौथी स्थिति में पहले क्या होता है, वस्तु, फिर क्या प्रतिबिंब, फिर क्या भैया आकार, ना। यार नहीं समझ में आ रहा, मजा नहीं आ रहा, चलो इसी को मिटा लेते हैं, इसी को मिटा लेते हैं ना, ताकि आपको दिखता भी रहे और समझ में भी आ जाए। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर दिक्कत हो रही होगी तो वीडियो आप रिवाइज करके देख लेना, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब चलिए भैया हम बात कर लेते हैं तीसरी के बाद चौथी स्थिति में। तो ये था पहली स्थिति, दूसरी ये थी तीसरी स्थिति। चौथी स्थिति में आपने यहाँ पे रखा वस्तु, तो कहाँ पे है, तो कहोगे सर 2F1 और F1 के बीच में रखा है। तो चौथी स्थिति पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो कहोगे सर ये चौथी नंबर की स्थिति है। तो कहाँ है, कहाँ है वस्तु का प्रतिबिंब, तो आप कहोगे सर प्रतिबिंब है 2F2 और अनंत के बीच में। तो 2F2 और अनंत के बीच में प्रतिबिंब की स्थिति है। आकार कैसा है, बराबर के बाद तो अब तो बड़ा होगा, देखो ये छोटा है, ये क्या हो रहा है, बड़ा दिख रहा है, तो बड़ा होगा। कैसा है भाई, तो वही हाल है इसका भी, उल्टा और क्या, वास्तविक, उल्टा और वास्तविक इसकी प्रकृति है। पांचवें नंबर की बात कर लें, तो पांचवें नंबर की बात कहाँ पे रखे हो, तो कहोगे सर F1 पे रखा गया है वस्तु, ये पांचवा नंबर F1 पे वस्तु रखा गया है। तो इस पे भी गिनो, 1 2 3 4 5, पांचवा नंबर ये है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, ये नीचे देख रहे हैं ना, पांचवें नंबर का प्रतिबिंब, तो बन कहाँ रहा है, तो पांचवें नंबर का प्रतिबिंब बन रहा है अनंत पे। कैसा बन रहा है, तो लिख लो भैया बहुत बड़ा बन रहा है, बहुत बड़ा बन रहा है, और वो भी कैसा, उल्टा और वास्तविक। बात कर लेते हैं हम छठे नंबर का, तो वस्तु कहाँ पे रखे हो, F1 और O के बीच में। प्रतिबिंब कहाँ पे बना, अनंत पे। कैसा बना है, तो बहुत बड़ा, ये छोटा भर का है, ये कैसा बना, बहुत बड़ा। यहाँ पे लिख लो भैया बहुत बड़ा बनेगा, पर कैसा बनेगा, इसका जो नेचर होगा, होगा सीधा, सीधा है तो कैसा होगा, आभासी। यहां से हम आपको नोट करके रख सकते हैं। तो जब रफली सुनना, वस्तु को रखोगे अनंत पे तो प्रतिबिंब बनेगा F2 पर, बाकी छोटा बनेगा, उल्टा वास्तविक बनेगा। जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच में रखोगे तो प्रतिबिंब बनेगा F2 और 2F2 के बीच में। जब वस्तु 2F2 पर रखोगे, सॉरी 2F1 पर रखोगे तो प्रतिबिंब बनेगा 2F2 पर। और जैसे ही आप वस्तु को रखोगे 2F1 और F1 के बीच में तो प्रतिबिंब बनेगा 2F2 और अनंत के बीच में। जब आप वस्तु को रख देंगे F1 पर तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पे। जब आप और आगे खिसक जाएंगे, वस्तु को रखेंगे F1 और O के बीच में तो प्रतिबिंब बनेगा सीधा, आभासी और काल्पनिक। तो आई होप, मुझे आशा है, उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आया। आपको रटना नहीं है, आप एक बार दो बार वीडियो को रिवाइज करके देखेंगे तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। जैसे ही पूछेगा तुरंत आप, अगर नहीं आ रहा, चलो हमें नहीं पता है, याद नहीं है, तो हम ये तो लाइनिंग तो खींच ही सकते हैं ना, ये फट से तो बना ही सकते हैं, बहुत तेजी से खींच सकते हैं। ऐसे करोगे, ऐसे फट से खींचोगे, बता दो भैया F1 F2, फिर इसके बाद रख रख के फटाफट आप देख लोगे, तो जानकारी है तो बना लेंगे। समझना है, रटना बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है कि लेंस पर प्रतिबिंब का बनना, तो 6 प्रतिबिंब बनते हैं इस पे, किस पे, उत्तल लेंस पर। और उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, उत्तल लेंस का दूसरा नाम अभिसारी लेंस है। यहाँ से आप नोट करो, उत्तल लेंस पे प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो उल्टा और वास्तविक बनता है ना। ये सभी आपको, इनका उपयोग क्या करते हैं, तो प्रकाश को एक जगह इकट्ठा करने के लिए करते हैं। मैंने बताया था ना, जैसे लेंस, जो सूर्य भगवान का छोटा सा प्रतिबिंब, हम लोगों ने कल वाले वीडियो में आपको देखा है, जाना है, समझा है। तो आशा है कि यहाँ तक सभी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर आप यहाँ तक के सभी कॉन्सेप्ट को समझे हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। आने वाली परीक्षाओं के दिनों में आप अच्छा करके आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आप सभी को तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।
नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, इनके ग्राफ को पढ़ेंगे, इनके किरण आरेख को पढ़ेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और क्या कर लें भाई, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ईश्वर आपकी मनोवांछित मनोकामना को पूर्ण करे। थैंक यू वेरी मच।